भट्ट जी की इस कृति को देखकर, इसको पढ़कर ऐसा आभास होता है कि अगर ऐसे इतिहासकार निरंतर इस प्रयास में एकजुट रहेंगे तो शायद भारतवर्ष की इस असीम परंपरा को कभी न टूटने वाली एक ऐसी कड़ी मिलेगी जिसको कि शायद विश्व याद रखेगा। दुनिया में जितने भी गिरी हैं सब झुक करते इसको प्रणाम। नगराज यही गिरिराज यही जननी का गौरव गर्व था, और जिसने जननी के इस गौरव गर्दान पर लिखी जरा मेरा उनको बार बार प्रणाम है। जिसमें अनेक विषयों को पुरातत्व संबंधित हो या इतिहास संबंधित हो या कला संबंधी हो, हैं उन सभ्यता संस्कृत संबंधी तो होंगे ही वो, तो उन सब को इन्होंने एक तरीके से समेटने का प्रयास किया है। जहाँ तक मेरा और शोध का संबंध है, मैं एमए करने के बाद एलटी करना चाहता था, क्योंकि पिथौरागढ़ के आसपास इंटर कॉलेज में नौकरी आसानी से मिलती थी, तो एलटी करना ही मेरा उद्देश्य था। लेकिन एक दिन पढ़ाते समय कोई प्रकरण आ बैठा। पुष्पेश पंत मेरे साथ एक विद्यार्थी बड़ा मेधावी था, वो कुमाऊं के इतिहास पर शोध करना चाहता था, तो इस पर वो बहस करने लगा। वो तो अचानक डॉक्टर जियार वाल्टन का अल्मोड़ा गजेटियर लाया हुआ था, कुमाऊं पर रिसर्च करना चाहता था। तो उसने जब कहा तो मैडम से कि इसी बात को काटा, तो मैंने कहा ये तो दोनों गलत है। जो कहा गया है, मेरु पर्वत नंदा देवी पर्वत का पुराना नाम था। हमारे यहाँ गाँव में जब भी कोई भी कथा की जाती है, वृत्ति करते हैं, तो लोग मेरु को नंदा देवी के लिए पुराना नाम मेरु पर्वत है। और आप जो कह रहे हैं सब गलत है। बलिरथ पांडे ने भले ही अपनी किताब में लिखा हो, मेरु पर्वत संबंधी श्लोक लिख दिए और कैलाश की फोटो दे दी, तो कैलाश और वो दोनों अलग है। मैंने कहा मैं तो भैरव के पास रोज पाठ करने जब जाना चाहता हूँ तो मेरु पृष्ठे सुखासीनम पार्वती परमेश्वरम, तो मेरु के पीछे कैलाश था। तो इस पर डॉक्टर जयाल ने कहा तुम रिसर्च करो। कुमाऊं गढ़वाल पर उन्होंने मुझे एक टॉपिक दे दिया, कुमाऊं गढ़वाल का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ से 13वीं सदी तक, कि ये निश्चित रूप से एक गाइडलाइन है, मेरा अपना मानना है, जिसमें अनेक विषयों को पुरातत्व संबंधित हो या इतिहास संबंधित हो या कला संबंधी हो, हैं उन सभ्यता संस्कृत संबंधी तो होंगे ही वो, तो उन सब को इन्होंने एक तरीके से समेटने का प्रयास किया है। और इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि एक पेन, 4 कागज और एक फीता लेकर के ये पिथौरागढ़ के पास कोई भारूड़ी गांव था, वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर इन्होंने पहली बार किसी अपने सीनियर के साथ जो अल्मोड़ा कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पर सर्वेक्षण किया है। तो मैं केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये कल्पना करिए कि हाई स्कूल की परीक्षा के बाद किसी के मन में ये लालसा है। कारण क्या है? कारण ये है कि अपनी परिवेश को देख रहे हैं। अरे यहाँ क्या, यहाँ की पांडुलिपियाँ सब पढ़ने वाले यहाँ कोई नहीं है, ताम्रपत्र पढ़ने वाला कोई नहीं है। आप सीधे बदन चंद भट्ट जी के पास चले जाओ, वही पढ़ के बता सकते हैं। चंपावत की पुरानी हिस्ट्री जो भी थी वो गोरखा पीरियड से लेकर सब आपको भट्ट जी बता देंगे। तो भट्ट जी का इन हर क्षेत्र में जो कार्य रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। और इस समय तो बहुत प्रसन्नता हुई कि इन्होंने जितना भी अपना कार्य था उस सब संकलित रूप से अपने इस हिमालय वाली का इतिहास लिख में रख दिया। तो मैंने कहा मैं तो गढ़वाल देखा ही नहीं है और उसके बारे में कोई लिटरेचर भी मेरे पास नहीं है, वहाँ पर भी लिटरेचर जारी नहीं था, एटकिंसन का गजेटियर मिलना ही संभव नहीं था उसमें, नैनीताल डिग्री कॉलेज में भी नहीं था और वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी में भी नहीं था। तो मैडम ने कहा इसमें के 2 उपाय हैं। एक तो ये है कि मैं कमिश्नर को पत्र लिखूंगी और वो तुमको दे देगा, वो मेरे भाई साहब का क्लास फेलो है। तो एटकिंसन का गजेटियर के लिए एक समस्या हुई। दूसरा उनका तुमने गढ़वाल नहीं देखा है तो एमए करते ही मैं डिप्टी डायरेक्टर ब्रजनंदन स्वरूप था, उससे एक पत्र लिख के तुम ले जाओ
मैं उत्तरकाशी में कहीं भी इंटर कॉलेज में लेक्चर का अपॉइंटमेंट करा देती हूँ। तो ऐसा वहाँ पर कर लो और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो LT कर लेना 1 साल 2 साल तो मिलते ही रिसर्च के, क्योंकि डिग्री कॉलेज में नौकरी मिलना तब संभव नहीं था। अल्मोड़ी कॉलेज में भी जो टीचर थे उनको DA नहीं मिलता था। इंटर की नौकरी ज़्यादा ठीक थी, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से छोड़ करके भी बिरला कॉलेज में टीचर आए थे कहीं। तो मैं LT के लिए करने के लिए चला गया इलाहाबाद। 1 साल पुरोला में मुझको नौकरी जो मिली उससे मैंने सारा गढ़वाल घूम लिया और तब मुझको पता चला कि एटकिंसन ने गजेटियर में सारा गलत ये लिखा है कि मध्यकाल में कुमाऊं गढ़वाल में 3 राज्य थे, एक कुमाऊं, एक गढ़वाल और तीसरा शिवालिक राज्य कहलाता था। संस्कृत में सपालदक्ष कहते थे। तो यह बड़ा राज्य था और इसने दिल्ली में कई लड़ाइयाँ लड़ी और उत्तराखंड को स्वतंत्र किया। जितना मैंने इतिहास को पढ़ा या देखा, मैं आज भी नहीं समझ पाया कि मैं शायद अध्यापक था या नहीं। जब मैंने एक छात्र के रूप में प्रवेश लिया था तब भी छात्र था, जब कॉलेज छोड़ा तब भी छात्र था, आज आपके बीच में खड़ा हूं तब भी छात्र है, क्योंकि इतिहास जब भी आपके समक्ष रहता है वो आपको बौना कर देता है और आपको एक केवल छात्र की ही संज्ञा देता है। लेकिन आज भट्ट जी की इस कृति को देखकर, इसको पढ़कर ऐसा आभास होता है कि अगर ऐसे इतिहासकार निरंतर इस प्रयास में एकजुट रहेंगे तो शायद भारतवर्ष की इस असीम परंपरा को कभी न टूटने वाली एक ऐसी कड़ी मिलेगी जिसको कि शायद विश्व याद रखेगा। मैं जब भी इतिहास की ओर देखता हूं तो ये लगता है कि लोग कभी धर्म की बात करते हैं, कभी समाज की बात करते हैं, कभी मान्यताओं की बात करते हैं, सभ्यताओं की बात करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में रहते हुए आज मुझे 51 साल हो गए। मुझे एक ही चीज बड़ी सताती है कि हमेशा चर्चा होती है पलायन की। पलायन केवल जनमानस का नहीं होता है। पलायन जब एक क्षेत्र से होता है तो वहां की सभ्यता का भी पलायन होता है, वहां की संस्कृति का भी पलायन होता है, वहां की हर मान्यता का पलायन होता है। आप इंसान को वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर ये मान्यताएं या परंपराएं या संस्कृति एक बार लुप्त हो जाती हैं, उनको दोबारा स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य, बहुत जटिल कार्य है। और शायद उस ओर इंगित करते हुए भट्ट जी ने जिस तरह अपनी लेखन शैली का प्रदर्शन किया है वो बहुत ही एक सराहनीय और विश्वसनीय कदम है। और मैं उनको धन्यवाद तो नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ उन्हें प्रणाम करूँगा कि शायद उनकी इस पुस्तक के माध्यम से हमें इतिहास की बहुत बारीकियां जानने की एक अवसर प्रदान हो और हम एक सक्षम छात्र बन सकें कि हम इतिहास को जान सकें। हिमालय जितना ऊंचा हमको दिखाई देता है उससे ज्यादा तो शायद वो धरती के नीचे धंसा हुआ है, जिसकी खोज हमारे बड़े भाई डॉक्टर मदन चंद भट्ट जी ने उस क्षेत्र की है। हिमालय को जब हमने पढ़ा देखने के बाद तो पहली कविता पढ़ी, यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भार, सामने अचल जो खड़ा हुआ हिमगिरि विशाल गिरिवर विशाल। कितना सुंदर, कितना स्वच्छ, कितना अनुपम इसका स्वरूप है, चूम रहा गगनांगन को इसका उन्नत मस्तक अनु। अगली पंक्तियां हैं, इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, मध्यस्थ खड़ा है दोनों एशिया खंड का यह। गिरिराज यही, युवराज यही, जननी का गौरव गर्व। दुनिया में जितने भी गिरी हैं सब झुक करते इसको प्रणाम, नगराज यही, गिरिराज यही, जननी का गौरव गर्व धाम। और जिसने जननी के इस गौरव गर्व धाम पर लेखनी चलाई, मेरा उनको बार बार प्रणाम है। इससे ज्यादा कहने का साहस नहीं करता। तो डॉक्टर दयाल का मैं विशेष आभारी हूँ और उनकी स्मृति में जब ये माँ ने कोशिश की, अभी ये राहुल ने की, कई इनके है, इसमें संजय पांडे जी का भी योग है। जब ये लेख छपे तो तब मुझे उनकी याद आई। मैंने कहा जो मैं तो रिसर्च के लिए तैयार था ही नहीं बिल्कुल, और LT में भी मेरा जो अपॉइंटमेंट
LT लेके गया मैं, तो नैनीताल में मैं चाहता था LT में ही करूँगा इंटर वाली नौकरी, लेकिन डॉक्टर जयाल के कारण ही मैं डिग्री कॉलेज में गया और उनके जो विचार थे वही इसमें से अधिकांश है। जितने भी विचार थे इसमें कई बार अधूरी हैं सब, जिन पर यहाँ तक ये पिरान कलियर का युद्ध है, इस पर जो विवरण उनको आते थे वो सब बताती थी, और लेकिन लिखती नहीं थी। बस उनका ये था, विचार बहुत थे, लिखती नहीं थी। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।